हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आज का हमारा रहेगा भारत का पठार। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का पठार। और भारत के पठार को हम आज बहुत ही शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हर रोजाना की तरह बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाता हूं भारत का भूगोल। देखिए, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी, यानी भारत का भूगोल मैं आपको करा रहा हूँ। और भारत के भूगोल में ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। क्या है दोस्तों? लेक्चर नंबर 13। यानी इससे पहले आपने अंदाजा लगा लिया होगा, सर ने 12 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, 12 लेक्चर मैं अब तक करा चुका हूँ। ये अब जो लेक्चर चल रहे हैं वो भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत के भौगोलिक प्रदेश और भौतिक या भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर भौतिक प्रदेश मतलब समझे नहीं। देखिए, एक राजनीतिक प्रदेश होते हैं जिनका राजनीतिकरण के तरीके, जिनका प्रशासन के तरीके से विभाजन किया जाता है। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार ने अभी एक राज्य को खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य है। ठीक है, तो ये जो आपके हैं ये राज्य है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, ये सब राजनीतिक राज्य हैं। लेकिन जब प्रकृति के अनुसार, प्राकृतिक दृष्टि से पहले से ही भूमि के बनावट के आधार पर, भूमि के प्राकृतिक संसाधन के आधार पर जो भौगोलिक विभाजन होता है वो आपका कहलाता है भौतिक विभाजन। हम देख रहे हैं कि भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में हुआ? तो भारत का भौतिक विभाजन हुआ था 4 भागों में। एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार, और आपका आ जाता है तटीय द्वीप, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को लेकर अब तक सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को सारी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं भारत के पठार को लेकर, यानी प्रायद्वीपीय पठार को लेकर मैं बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड अभी आपके सामने आने वाली है और उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, जो लोग हमसे पर्सनली चाहते हैं कि सर नित्य क्लासेस के माध्यम से हमें मिला चाहिए स्टडी मटेरियल, जो लोग भी चाहते हैं सर हमें स्टडी मटेरियल दीजिएगा जो आपने अपने हाथों से आपने खुद ने तैयार किया, सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो आपको नित्य प्लस पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिलेगी, नोट्स पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा और मॉक टेस्ट इन सीरीज के फॉर्म में आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा अब तक। ठीक है दोस्तों, ये बुक जो आप देख रहे हो जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बुक पसंद आएगी। चलिए भाई, आगे कहानी बढ़ाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब एक अच्छे विचार के साथ किसी भी काम की शुरुआत की जाती है तो दिन अच्छा जाता है और वो काम अच्छे से हो जाता है। देखिए, विचार आपके सामने है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह या सूर्य की तरह क्या करना होगा दोस्तों? सूर्य की तरह आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, यानी आपको अपने शरीर पर कष्ट देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू गेट द जॉब एंड इफ यू वांट टू गेट द गुड स्टेज इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू हार्ड वर्क एवरी डे इन एवरी सेकंड इन योर लाइफ। अपने जीवन में प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड और प्रत्येक दिन आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आई होप कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो भारत में बहुत ही बेहतर व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इस बात से आप इंस्पायर्ड हुए होंगे और आप आगे की जो क्लास है उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, देखिएगा इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार को लेकर। प्रायद्वीप में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। प्रायद्वीपीय भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। जरूरी है ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। सबसे पहली बात देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को जब जानेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो पाई जाने वाली भूमियां हैं, जैसे केंद्र की उच्च भूमि,
यानी भारत के मध्य में पाए जाने वाले जो कुछ उच्च भूमि क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अब इसमें कुछ अरावली पर्वत नाम की एक श्रेणी है, उसको हम पढ़ेंगे। मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे, विंध्य श्रेणी के बारे में बात करेंगे और बुंदेलखंड के पठार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के माध्यम से, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले वो लोग भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल में क्लास लेकर आए हैं। व्हाट इज द पेनिनसुलर प्लेट? पेनिनसुलर प्लेट क्या है, इस बात के बारे में जानेंगे हम। और सेंट्रल हाई ग्राउंड जो है, जो भूमि हाई ग्राउंड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अरावली रेंज, मेवाड़ प्लेट, मालवा प्लेट एंड वंद्रा, सॉरी ये वंदना गलत लिखा हुआ है, विंध्यन है, विंध्यन रेंज और आपका बुंदेलखंड, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और देखते हैं हम इसको, इसमें आगे हम और क्या पढ़ना है, लेके समझने का प्रयास करें। देखो भाई, हमें पढ़ना है सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में हमें पढ़ना है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, इसकी क्या क्या खासियत है, कितनी इनकी ऊंचाई है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो उससे नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम पूर्वी पठार, यानी पूर्वी भारत में पड़ने वाले कुछ पठारों का नाम है, जैसे शिलांग का पठार है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो आपका उत्तरी पूर्वी पठार। अब आपने कहा सर पूर्वी पठार उत्तरी पूर्वी पठार, हाँ दोनों अलग है भाई। ये केवल पूर्व में पड़ता है और ये उत्तर और पूर्व यानी इस दिशा में माना जाता है। क्या भैया? उत्तरी पूर्वी पठार में आपका मेघालय में आ जाएगा, तो मेघालय राज्य में पड़ता है, ठीक है। चलिए भाई, अब देख लेते हैं प्रायद्वीप पठार क्या, प्रायद्वीप पठार में और कौन सी बातें हैं जो हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं दक्कन का पठार को लेकर, तो दक्कन का पठार भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और दक्कन के पठार के अंतर्गत आपको दक्कन ट्रैक देखने को मिलेगा, कर्नाटक का पठार आपको देखने को मिलेगा, और आपको आंध्र का पठार यानी आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो पठार मिलते हैं उन सभी के पठार को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपको पता चल सके कि सुबह क्लास अतुल सर की कितने बजे से होती है और कितने और भी जो टीचर्स हैं यहाँ पर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आपके बेनिफिशियरी क्लास है या नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत बेहतर चीज यहाँ पर आपको दी जा रही है। यहाँ नंबर 7 होना चाहिए, नंबर 6 करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए नंबर 7 की बात करें तो दक्षिण की पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे उत्तरी हिमालय क्षेत्र में आपकी नंदा देवी, ल्योस, मकालो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी पर्वत श्रेणियां मिल रही थी। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियों को देखा जाता है, जैसे नीलगिरी की, अन्नामलाई की, कार्डेमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी की पहाड़ियां। इन सभी पहाड़ियों को दक्षिण में देखा जाएगा। आपको नीलगिरी की पहाड़ियों की जब मैं बात बताऊंगा तो नीलगिरी की पहाड़ियां वो पहाड़ियां हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को दोनों को अलग करने का काम करती हो या दोनों को जोड़ने का काम करती हो। अब आप कहेंगे सर आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सर अलग करने का काम करते हो, एक तरफ कह रहे हैं कि जोड़ने का काम करते हो। भाई आपको एक चीज समझ लीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, समझे, इन दोनों के बीच में मैंने गोला रख दिया, तो इन दोनों प्लेट ये आपस में ना मिल जाएं, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसको इससे इन दोनों को अलग करने का भी काम कर रही है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखो, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको अगर दूसरे नजरिए से देखो तो ये दोनों के बीच में मिलकर दोनों को जोड़ने का काम भी तो कर रही है, हाँ ना, यस और नो। भाई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अगर दो व्यक्तियों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति खड़ा है तो वो दोनों को अलग तो कर रहा है, साथ ही साथ जोड़ने का काम भी करता है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां दो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ने का काम भी करती हैं और अलग अलग तरीके से उनको भैया क्या काम करती है, उनको जोड़ने का और उनको अलग करने का काम भी करती है। ठीक है, इसमें आपको सारी पहाड़ियों के बारे में बताया जाएगा। चलिए देखिए प्रायद्वीप पठार, तो प्रायद्वीप पठार के बारे में बता दें तो प्रायद्वीप पठार में आगे क्या है, नंबर 1 की जो बात आती है वो है आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट जो कि दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता के रूप में जिसको जाना जाता है। पूरे विश्व में भारत के पश्चिमी घाट को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, बायोडायवर्सिटी के रूप में इसको बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है, क्योंकि तरह तरह के जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। पूर्वी घाट को हम लोग बस समझेंगे, पूर्वी घाट यहाँ पर जिसको कोरोमंडल तट के नाम से पुकारा जाता है। तटीय मैदानी क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे। तटीय मैदानी क्षेत्र जो तट के साथ मैदान वाला क्षेत्र होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे पश्चिम का तटीय मैदान और आपका पूर्व का तटीय मैदान। तटीय मैदान कब होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला भारत, ये आपका तटीय मैदान, ये कौन सा है आपका पश्चिमी,
और ये वाला जो मैदान होगा ये आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, चलिए भाई आपने मेरा बता दिया मैंने आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आइए बताते मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा कि आपको ये पता लग जाए कि सर प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए प्रायद्वीपीय मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तक भी आता है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपका कौन सा पठार है दोस्तों, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है और इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा सर एक दिखने में कैसा है, तो दिखने में कैसा देख लीजिएगा, ये दिखने में कुछ त्रिभुजाकार का है। कहता है ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति का है, तो आपको त्रिकोणीय बताना है, त्रिभुजाकार के आकार का बताना है। देख लीजिएगा इसमें जो हम कुछ पहाड़ों की बात करेंगे, कुछ पठारों की बात करेंगे, तो कौन कौन से पठार है देखिएगा। ये आपको दिख रहा है बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा, मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा, दक्कन का पठार आपको देखने को मिलेगा, बंगेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना का पठार आपको देखने को मिलेगा और दंडकारण्य का पठार जो आपके पश्चिम बंगाल के से पश्चिम में आपको पड़ेगा वो मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम बात करेंगे। पूर्व की बात करें तो यहाँ पर शिलांग का पठार आपको पूर्व में देखने को मिलेगा जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है भाई, कर्नाटक का पठार आपको पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगा क्योंकि कर्नाटक जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र का एक अंग है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और बेहतर तरीके से समझेंगे और चीजों को धीरे धीरे समझते रहेंगे चित्र के माध्यम से भी। देखिए जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले बात आती है कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार आकृति वाला एक भूखंड है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है एक त्रिभुजाकार आकृति वाला एक भूखंड। अभी मैंने बताया कैसी आकृति वाला दोस्तों, कैसी आकृति वाला, त्रिभुजाकार एक आकृति का एक भूखंड है। और जो गोंडवाना भूमि का अंग है, कौन सी भूमि का दोस्तों, गोंडवाना भूमि। अब जो मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे जिनको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं है तो वो सोच रहे होंगे सर गोंडवाना लैंड क्या है। चलिए दोस्तों उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि गोंडवाना लैंड एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ आपके सामने जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से चीजों को आपके सामने रखा जा सके और चीजों को बेहतर तरीके से आपके सामने समझाया जा सके। चलिए देखिए मैं आपके सामने बताने वाला हूं जो पहले पृथ्वी क्या थी। पहले पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी मान लीजिएगा कि अर्थ, इस अर्थ के बीचों बीच केवल एक ही भूखंड हुआ करता था। ये एक ही भूखंड हुआ करता था। जब पृथ्वी के एक बीचों बीच केवल एक भूखंड हुआ करता था तो ये भूखंड को क्या नाम दिया गया था दोस्तों, इस भूखंड को नाम दिया गया था पेंजिया। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि पृथ्वी के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। जब इसके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है तो ये टूटकर दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया दोस्तों, ये टूटकर दो भागों में बट गया। क्या बट गया, कौन सा बट गया दोस्तों, ये टूटकर दो भागों में बट गया। कौन, पेंजिया। जब ये टूटकर दो भागों में बटा पेंजिया तो ये नीचे वाला भाग तो कहलाया आपका अंगारा लैंड। कौन सा दोस्तों, अंगारा लैंड। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो भाग था ये आपका कहलाया, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये तो आपका कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंग्रेजी सॉरी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, कभी गलती इंसान से होती है। तो ऊपर वाला जो था आपका अंगारा लैंड, ठीक है, जिसको यूरेशियन प्लेट का एक अंग माना जाता है। तो जो वर्तमान में जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इस क्षेत्र का भाग है और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हमें समझना इसलिए भी जरूरी था। देखिए समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। देखो भाई, ये मैंने क्या बताया आपको, ये त्रिभुजाकार आकृति का एक भाग है और गोंडवाना भूमि का एक अंग रहा है जो मैंने अभी बताया आपको। इसका विस्तार कितना है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर का है। यानी भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में को हमारा प्रायद्वीपीय पठार बसा हुआ है, जबकि भारत की कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
यानी लगभग आधे में बसा हुआ है, यानी ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो भूमि बनी भारत की वो यही भूमि थी और यही है इसका सही आंसर और यही क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। देखिए तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो देखो ये पश्चिमी घाट है, ये आप देख सकते हो पूरा ये पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, जैसे आंध्र का तटीय मैदान, उत्कल का तटीय मैदान, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तटीय मैदान, ये मैंने आपको मालाबार तटीय ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो जब मैं भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करा रहा था। चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, जो प्रायद्वीप भारत के जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है और यह गोंडवाना लैंड के टूटने से, अभी मैंने क्या बताया, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद इसका निर्माण हुआ और यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होता हुआ चला गया। ये कहाँ चला गया दोस्तों? उत्तर दिशा में इसका प्रवाह चलता रहा और अतः ये प्राचीन भूखंड पेंजिया का एक हिस्सा था। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये गोंडवाना लैंड एक पेंजिया था पहले और पेंजिया टूटकर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बदले और ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यानी भैया यहाँ पर पश्चिम में अधिक होगी, जैसे जैसे पूर्व की ओर चलेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है भैया? पूरब की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है। ठीक है, यह कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदियां हैं वो उनका बहाव जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। जिसे प्रायद्वीप पठार की कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये सारे जो नदियां आपको देखने को मिलेंगी ये कहीं ना कहीं किस दिशा में बहती है दोस्तों? ये बहती है आपकी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर को। ये किस कारण? क्योंकि इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखिए प्रायद्वीप पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। कहां पर है? एक उत्तर की ओर है और उत्तर से कहां की ओर है? पूर्व की ओर है, यानी हमारा ये वाला आंसर है। इसका जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है। जैसे इसमें सोन नदी, चंबल नदी और आपका दामोदर नदी, ये नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है कि इसका ढाल किधर को है, क्योंकि ढाल जिधर होगा पानी उधर की तरफ को बहता है दोस्तों। तो यही होगा इसका हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि भाई ये जो हमारा ढाल है वो किधर की तरफ को है। देखिए दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी के ढाल से पता लग जाता है, कावेरी के प्रवाह से पता लग जाता है कि नदियां किस ओर बह रही हैं। दोस्तों वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को पसंद करके जाएं, मतलब थंब में प्रेस करके जाएं, और वीडियो को अगर चाहते हैं शेयर करना आप अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहते मत करना, लेकिन अगर चाहते हो आप समझते भी हैं, अगर आप दूसरों को बोलना चाहते हो तो कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा और ताप्ती, प्रायद्वीपीय नदियों में जो नर्मदा है और जो ताप्ती है, नदियां एक अपवाद के रूप में देखने को मिलेंगी, क्योंकि नर्मदा, ताप्ती ये नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की सारी नदियां कहां को बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर को, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है और ऐसा भ्रष्ट घाटी है। अब ऐसा क्यों होता है? ढाल से नहीं बहती है, ये ढाल से नहीं बहती, जो दो चोटियां हैं, जो तो पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच की जो घाटियां होती हैं ये उनकी घाटियों में को बह रही हैं, तो इनको ढाल से मतलब ही नहीं है, इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये अपवाद के तौर पे देखने को मिलती है प्रायद्वीप पठार के बारे में। चलिए भाई अब इसको मैं थोड़ा सा और बता दीजिएगा। प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार, प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। बहुत सारे पठार यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। चलिए भी आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। अब इसमें बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। मैंने बताया था कि धीरे धीरे हम सारी पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में कहां से कहां तक दोस्तों? दिल्ली के रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक, गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैला है। दोबारा सुन लीजिएगा, यानी जो अरावली श्रेणी है वो ये इस तरीके से है।
यानी यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का कौन सा दोस्तों, पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से लेकर ये आपका दिल्ली हो जाएगा भैया। दिल्ली वही जहां पर देश के प्रधानमंत्री बैठकर राज करते हैं। दिल्ली के ब्रिज की पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस कौन सी श्रृंखला का भैया, अरावली पर्वत श्रृंखला का। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है, एक बड़े पर्वत जब अपक्षीय अपरदन के कारण टूट कर थोड़े बहुत बच गए हों तो उसको कहा जाता है अवशिष्ट, जो अवशेष के रूप में बचा हुआ हो। ठीक है, इसका उदाहरण है कि जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। ठीक है भाई, इस बात को समझ लीजिएगा। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कौन से काल में इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। और अरावली की अनुमति जो अनुमानित जो आयु है दोस्तों कितनी है, 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु मानी जाती है। यहाँ बात कर रहे थे हम किसकी दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत के बारे में। देखिए थोड़ा सा दोस्तों दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर नर्मदा घाटी बेसिन 8600 वर्ग किलोमीटर में बहती है। यहाँ पर अरावली तो खैर नीचे पड़ जाएगा। यहाँ देखिए ये अरावली वाला ही क्षेत्र आप देख सकते हो, इसमें कहीं शो नहीं हुआ है, मैंने गलत थोड़ा सा लगा दिया है। इसको नहीं देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। देखिए अरावली संरचना पश्चिम भारत का एक मुख्यतः जल विभाजक है। जल विभाजक क्यों है, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम को जल को बांटने का काम करती है, जिसको मुख्य जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। जैसे नर्मदा और ताप्ती को इधर की तरफ बांट देते हैं और बाकी जो नदियां उधर की तरफ को बहती हैं। जो राजस्थान मैदान के आभा क्षेत्र को गंगा के मैदान के आभा क्षेत्र से बिल्कुल क्या करती है, अलग करती है। गंगा बहती है इधर को और राजस्थान वाली नदियां बहती हैं इधर को। लोनी नदी, लोनी नदी बहुत फेमस नदी नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है इसको जानना। क्यों, क्योंकि यह ऐसी नदी है जो भारत के एक ऐसी नदी जो समुद्र में जाकर या किसी खाड़ी में जाकर गिरती ही नहीं है। ये भारत के अंदर ही किसी कच्छ के रण में जाकर समा जाती है और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और ये राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के ही अंदर विलीन हो जाती है, वो किसी जलाशय या किसी उसमें नहीं जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए भी बढ़ते हैं आगे की और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हालांकि लूनी खुद अपने आप में सहायक मतलब इतनी बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उसकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जवाई और सुकरी। जब एग्जामिनर का दिमाग ज्यादा काम करने लग जाता है और बच्चों को कंपटीशन टफ करना है बच्चों के लिए, तो उनको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में फांसना काम करता है एग्जामिनर, यानी छोटे छोटे नदियों की भी सहायक नदियां बता देता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत में एक मुख्य जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक भी क्यों है, क्योंकि अरावली के कारण ही जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करता है। यानी एक तरफ तो शुष्क प्रदेश है और दूसरी तरफ क्या है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये किस कारण है, अरावली श्रेणी के कारण। तो अरावली की बहुत सारी खासियतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए, इसके लिए दोस्तों खनिज संसाधनों के लिए, खनिज संसाधन में कौन सा आपसे पूछ लिया जाएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो कौन कौन से ऐसे खनिज संसाधन है जो निम्न में से नहीं मिलते। 3 दे देगा, एक अलग वाला देगा। तो इसमें तांबा आपको मिलता है, सीसा आपको मिलता है, जस्ता आपको मिलता है और आपका अभ्रक आपको मिलता है। चूना पत्थर यहाँ देखने को मिलता है, यानी तांबा है, सीसा है, जस्ता है, अभ्रक और चूना पत्थर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो कौन सा है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर स्थित है, आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। और इसी आबू की पहाड़ियों में जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, जिसको क्या नाम दिया गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से ये है। और यहाँ पर एक शिखर कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ एक शिखर भी देखने को मिलता है।
चलिए भाई बढ़ते हैं, इसको दिखा देते हैं आपको। जैन का जो दिलवाड़ा का मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये भारत में है, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, जैनियों का धर्म स्थल है ये। ठीक है, देख सकते हैं, मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया, ऊपर लिखा भी है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। चलिए मैं बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं, ये पठार का है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई का जो है, ये गुरु शिखर की चोटी है, पहाड़ है। अब आपको लग रहा होगा सर पहाड़ से तो लग नहीं रहा, ये हिमालय पर्वत चोटी की तरह तो लग नहीं रहा। दोस्तों हिमालय पर्वत चोटी की ऊंचाई 8850 मीटर है। कितनी है? 8850 मीटर। और कहाँ ये 1722 मीटर की ऊंचाई की। तो उसके सामने तो यार जमीन से लगेगी, ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं है। और लेकिन यही है वो कौन सा पठार जो आपको, जिस पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है आपकी, कौन सी? गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, थोड़ी सी और जानकारी इसमें, महत्वपूर्ण जानकारी। मेवाड़ का पठार, किसका पठार दोस्तों? मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान में मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इससे मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेवाड़ का पठार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं है, ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मेवाड़ का जो पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलता है। और मेवाड़ मादा पठार का एक विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिलता है। और अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली एक संरचना है। कौन? ये मेवाड़ का पठार। ये अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी, ये अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी का अपवा क्षेत्र में आता है। जो अरावली पर्वत से निकलती है बनास नदी, ठीक है, उसके अपवा क्षेत्र में आता है। कौन सा? जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। समझ में आता है? बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए देखिए अब थोड़ा सा और देख लीजिएगा। मैंने शायद इसको तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ आपको मैंने कौन सा बताया आपको? मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार तो ये आपको मैं करा चुका हूँ। सॉरी, मालवा का पठार भी नहीं हुआ है, यानी मैं आपको करा चुका हूँ अरावली की श्रेणी जो यहाँ से लेकर, ठीक है, जो राजस्थान के यहाँ से लेकर और दिल्ली तक फैली है, तो उसको मैं करा चुका हूँ अरावली श्रेणी को। ठीक है, चलिए भाई इस चित्र को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए मालवा के पठार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसके बारे में दोस्तों? मालवा के पठार के बारे में। तो मध्य प्रदेश में विशाल चट्टानों से निर्मित संरचना जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? मालवा के पठार के नाम से उसको पुकारा जाता है। मालवा का पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार, किसके नाम से पुकारते हैं दोस्तों? हाड़ौती का पठार। ये राजस्थान एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पीछे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना और उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र और पूर्व में बुंदेलखंड और भैया बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ की पठारी क्षेत्र तक ये फैला है। कौन? मालवा का पठार। और मालवा के पठार से और जो जुड़ी जानकारी है उसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। देखिए मालवा का पठार कहाँ पड़ता है आप देख लीजिएगा। इसमें मालवा का पठार ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के कितने मालवा के पठार में कितने जो जिले वो आते हैं? ये आपका उज्जैन है, ठीक है, ये आगर है, राजगढ़ है, विदिशा है, शाजापुर है, लाहौर है, भोपाल है और ये आपका रुद्रग्राम है। यानी सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसमें मालवा के पठार में। चलिए भैया देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिससे संबंधित हैं। यहाँ बेसाल चट्टान में, यहाँ बेसाल चट्टान में अपक्षरण का होता है जब चट्टान बहने लगे, टूट टूट कर ढहने लगे, क्षरण के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ दोस्तों? काली मिट्टी का विकास हुआ। अब काली मिट्टी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है? तो जो काली मिट्टी है दोस्तों, काली मिट्टी का विकास हुआ इसलिए इसे मालवा पठारी क्षेत्र यानी कपास कृषि के लिए, क्योंकि कपास सबसे ज्यादा होती है काली मिट्टी में और कपास कृषि के लिए यह एक उपयोगी क्षेत्र है। कौन सा? आपका मालवा का पठार। यहाँ पर चंबल, नर्मदा, ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन सी नदियां दोस्तों? चंबल, ताप्ती और नर्मदा। चंबल नदी घाटी भारत में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? बीहड़ या
उत्कात भूमि कहते हैं। वो आपने इरफान खान की मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर कहते हैं कि कहते हैं डकैत तो बीहड़ में होते हैं। वो कहता है कि डकैत बीहड़ में नहीं संसद में होते, कहने के नेता के ऊपर बात कहता है वो, तो उसमें बीहड़ शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो उस मूवी को भी आप देखिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आई हुई मूवी वो। देखिए ये मैं कुछ ऐसे पठारी क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ, ये जमीन से कुछ उठा हुआ भाग, जमीन से कुछ उठा हुआ जो ये भाग है ये आपका पठारी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों बुंदेलखंड पठार को मैं देख लेता हूँ, अगर अभी मैं करा सकता हूँ या नहीं, वरना फिर टाइम थोड़ा मेरे पास अभी कम है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बुंदेलखंड पठार के बारे में। चलिए भाई आ जाएगा। जो बुंदेलखंड पठार है उसका विस्तार जो ग्वालियर का ऊपर से ग्वालियर का जो पठार है दोस्तों, वो विंध्याचल श्रेणी के बीच से मध्य प्रदेश तक, कहां तक दोस्तों, मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तार मिलता है। कौन सा, बुंदेलखंड के पठार का। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो लड़ी मंदारी, वो तो झांसी वाली रहती बुंदलहर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, तो ये वही बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सूखा प्रभावित वाला क्षेत्र है, तो ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। थोड़ा देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कहाँ पर पड़ता है। ये रहा, आपके सामने दिखा देता हूँ। ये आपका जो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, यह सबसे पूर्वी क्षेत्र पड़ता है और कर्क रेखा के आसपास से, कर्क रेखा के लगभग बीचों बीच पड़ता है। चलिए भी थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ की जो ग्रेनाइट, यहाँ की दोस्तों ग्रेनाइट की चट्टाने हैं या नीस वाली जो चट्टाने हैं, उनकी संरचना अपक्षय और अपवर्तन की क्रिया होने के कारण यहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन सी मिट्टी का दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण। जबकि मालवा का जो निर्माण हुआ वो किसी काली मिट्टी का निर्माण हुआ, मालवा के पठार से। यहाँ लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के द्वारा बने खड्डों को क्या कहते हैं, उत्कात भूमि के नाम से पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है दोस्तों, उत्कात भूमि के नाम से इसको पुकारा जाता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार को अलग करने का काम करता है। ये है जानकारी आपके दोस्तों किससे रिलेटेड, बुंदेलखंड के पठार से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बुंदेलखंड की श्रेणी को हम लोग कल करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि मुझे भी जल्दी कहीं जाना है। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही पूरे दमखम के साथ, पूरे बेहतर तरीके से आपके साथ लाइव इंटरेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।